तो अमलगमेटिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी अपने बिजनेस को बेच रही है, जिसे हम वेंडर कंपनी भी बोलते हैं या ट्रांसफरर कंपनी भी बोलते हैं। तो अमल कमीशन में पहला काम होता है परचेज कंसिडरेशन का, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरा स्टेप है हम जो सीख रहे हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है। यहाँ पर आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जब हमने पढ़ा था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दोनों ही सिचुएशन में अमलगमेटिंग कंपनी में अकाउंटिंग सेम होती है। जो अकाउंटिंग में चेंज आएगा वो परचेजिंग कंपनी मतलब अमलगमेटेड कंपनी की अकाउंटिंग में चेंज आएगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो जो हम पढ़ रहे हैं चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो या परचेज हो, सेम ही रहने वाला है। याद करिए पार्टनरशिप में जैसे डिसोल्यूशन होता था और डिसोल्यूशन में हम करते थे उस टाइप से अकाउंटिंग यहाँ पर भी होने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप में हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, सारी एसेट लाइबिलिटी को वहां ट्रांसफर करते थे, सारी एसेट लाइबिलिटी को बेचते थे। तो वही काम यहाँ पर भी होने वाला है। तो अमलगमेटिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? जो कंपनी सेल आउट हो रही है, अपना बिजनेस को बेच रही है, उसकी बुक्स में हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सारी की सारी रियल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। अब रियल एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब हम डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे तो ऑलरेडी उसे क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसी नए अकाउंट को करेंगे। तो रियल एसेट वो होती है जिनको मार्केट में बेचा जा सकता है। तो रियल एसेट वो है जिसे मार्केट में बेचा जा सकता है। तो सारी की सारी रियल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और असेट्स हमारी, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, वो क्रेडिट हो जाएंगी क्योंकि हम उन्हें ट्रांसफर करें। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखने की है कि हमें सभी एंट्रीज में सभी एसेट को इंडिविजुअली लिखना है, मतलब टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, ऐसे एक एक अकाउंट को लिखना है। इवन गुडविल अकाउंट वो भी रियल अकाउंट होता है, क्योंकि रियल अकाउंट वो है जिसके बदले में हमें पैसा मिल जाएगा। पहली बात, एक एक एसेट को अलग अलग नाम से लिखना है। और दूसरी बात, बुक वैल्यू पे लिखना है। हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये एसेट 50,000 की बैलेंस शीट में 60,000 की बिक रही है या 40,000 की, बट क्योंकि ये ट्रांसफर एंट्री है हमें बुक वैल्यू पर एंट्री बनानी है। आप गलती से भी ये ना कर देना कि नई वैल्यू पर इसे ट्रांसफर करें। यहाँ पर एम है कि हमें एसेट को क्लोज करके एक नए अकाउंट में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? हमारे पास 15, 20, 25 एसेट है। अगर हम इनको अलग से अकाउंट में नहीं डालेंगे तो हर एक एसेट पे प्रॉफिट लॉस होगा। तो जितनी भी एसेट है हर एक एसेट पे प्रॉफिट लॉस होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अकाउंटिंग। अभी हम क्या कर रहे हैं, सभी एसेट का नाम एक ही कर रहे हैं, रियलाइजेशन, एक ही बार प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो सभी एसेट को इंडिविजुअली ट्रांसफर करेंगे और बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सारी के सारी रियल एसेट को ट्रांसफर करना है, वेदर टेकन ओवर और नॉट बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो कई बार क्या होता है कि परचेजिंग कंपनी कुछ एसेट को लेकर नहीं जा रही है, वो कह रही है हमें नहीं चाहिए ये एसेट। तो अगर वो एसेट खरीद नहीं रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एसेट खरीदी नहीं है तो हम रियलाइजेशन में क्यों ट्रांसफर करें। रियलाइजेशन में आपको सभी एसेट को ट्रांसफर करना है, वेदर और नॉट परचेज बाय द परचेजिंग या अमलगमेटेड कंपनी। तो चाहे एसेट खरीदी है या नहीं, आपको सभी एसेट को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, और वो भी ग्रॉस बुक वैल्यू पर। अब ग्रॉस बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? याद करिए, जैसे एसेट है, फिक्स्ड एसेट होती है, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से पहले, ऐसे ही हम डेटर में से प्रोविजन फॉर बेड डेट से लेस करते हैं, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट से लेस करने से पहले, क्योंकि असल में एसेट की वैल्यू तो वही होती है, प्रोविजन की वैल्यू तो लेस करके दिखाते हैं। प्रोविजन का अलग से क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको अलग से ट्रांसफर करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सारी की सारी रियल एसेट्स को इंडिविजुअली ग्रॉस बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन ये है, हमारा एम ये है, हमारा पर्पस, टारगेट ये है कि सारी एसेट के नाम बदलकर क्या हो जाए, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाए। It is clarified that assets are to be transferred individually, not using sundry assets account. सब एसेट को इंडिविजुअली अलग अलग नाम से ट्रांसफर करना है, सन्ड्री एसेट के नाम से ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सन्ड्री एसेट के नाम से ट्रांसफर कर दिया तो एक नया अकाउंट खुल जाएगा सन्ड्री एसेट के नाम से,
और वो अकाउंट आपके लिए अलग से क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, और सारे एसेट अकाउंट जो डेबिट है वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो इसलिए आपको अलग से सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कोई भी जो प्रोविजंस है उन्हें अलग से हम ट्रांसफर करेंगे, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, उन सबको हम अलग से ट्रांसफर करने वाले। कुछ होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसे मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है। तो फिक्टिशियस एसेट होती है जिसको बेचकर हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ये एसेट ऐसी भी हो सकती है जो हमने अभी तक लॉसेस हैं जिसे राइट ऑफ नहीं किया अभी तक, तो वो बैलेंस शीट में हमें दिखाई दे रहा है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये जो है ये हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में लॉसेस हैं, और लॉसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम रियल एसेट को ट्रांसफर करते हैं जिसे मार्केट में बेचा जा सकता है। तो इस वजह से हम ये लॉसेस हैं, और लॉसेस किसके होते हैं? ओनर के, तो इसको हम इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम इसको कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैश और बैंक। अब कैश और बैंक अकाउंट को बेचना है अगर, तो इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर नहीं बेचना है तो नहीं करेंगे। नहीं बेचना या बेचने का सेंस ये है कि अगर परचेजिंग कंपनी हमारी सारी एसेट को टेक ओवर कर रही है इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक, इसका मतलब हमने कैश एंड बैंक को भी बेच दिया है, तो इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर नई कंपनी, परचेजिंग कंपनी हमारी कैश और बैंक को टेक ओवर नहीं कर रही है, तो कैश और बैंक कभी भी बेचे नहीं जाते हैं उस सिचुएशन में मार्केट में, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश है, तो हम इसका अकाउंट ओपन कर लेंगे, इसको किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर कैश और बैंक परचेजिंग कंपनी अपने साथ लेकर जा रही है तो इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। अगर इसे परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है तो इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और हम इसे कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। गुडविल भी रियल एसेट होती है, वो इंटेंजिबल एसेट होती है लेकिन रियल एसेट होती है। तो गुडविल भी रियल एसेट होती है, तो गुडविल या अदर इंटेंजिबल एसेट विच आर रियल, रियल वो है जिसे मार्केट में बेचा जा सकता है, जिसके बदले में पैसा मिल सकता है, तो इन सबको भी हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ रियल एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब हम बात करते हैं, जब सारी की, अब ये हमने पिछली एंट्री, एक ही एंट्री हमने इतने तसल्ली से डिस्कस करी है, और हमने उसमें सारी की सारी रियल एसेट को ग्रॉस बुक वैल्यू पर इंडिविजुअली ट्रांसफर किया है। अब हम बात करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज की। आउटसाइड लायबिलिटीज को भी हम ट्रांसफर करते हैं, कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट का नाम भी रियलाइजेशन और लायबिलिटीज का नाम भी रियलाइजेशन, दोनों का नाम रियलाइजेशन हो जाएगा। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो सारी लायबिलिटीज को हम डेबिट कर देंगे, वो भी इंडिविजुअली, और हम क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। यहां पर भी हमें वही ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली ट्रांसफर करना है, वेदर टेकन ओवर और नॉट ट्रांसफर करना है, ग्रॉस बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। इंडिविजुअली वेदर टेकन ओवर और नॉट ग्रॉस बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है, वही वाली बात है, रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। इंडिविजुअली सन्ड्री लायबिलिटीज नाम नहीं लिखना है, हर एक लायबिलिटी को इंडिविजुअली करना है। लायबिलिटी अलग होती है, प्रॉफिट अलग होता है, तो जो प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे हमने फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर नहीं किया था क्योंकि वो लॉसेस थे, ऐसे ही हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट है, लायबिलिटी नहीं है, ये तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसीलिए इसे भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और जो लायबिलिटीज हैं उनको ही ट्रांसफर करेंगे। पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ये सब लायबिलिटीज हैं, इन सबको हम ट्रांसफर करेंगे। कुछ फंड ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट होते हैं, उनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कुछ ऐसे फंड होते हैं जिसमें पार्टली कुछ अमाउंट लायबिलिटी है और कुछ प्रॉफिट है, तो उन्हें उतना ही ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में जितना लायबिलिटी है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है,
कुछ हिस्सा उसमें प्रॉफिट है और कुछ लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी पार्ट हमारा ट्रांसफर हो जाता है या हम बेच देते, पेमेंट करते हैं, तो उसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो प्रॉफिट पोर्शन है उसको हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अदर प्रॉफिट्स की तरह। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में हमने बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो असेट साइड में पुराने टाइप की, अब तो स्टेटमेंट में बनती है, जगह कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। असेट साइड में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होती हैं जिसमें टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं और करंट एसेट्स होती हैं। इनमें जो भी रियल है उन सबको हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर हमारे पास शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल होती है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज होती है। तो अभी तक हमने नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी इन सबको ट्रांसफर कर दिया है। अब हमारे पास बचा है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये सब बचा हुआ है। तो इन सबको ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को ट्रांसफर कर देते हैं नए अकाउंट में जिसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी इक्विटी शेयर होल्डर का है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो हम इन सबको ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो हम सबको पता है कि जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जो भी है प्री पोस्ट प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, जो भी कैपिटल या रेवेन्यू नेचर की है, सब इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, इसलिए उन सबको इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इन सबको डेबिट कर दिया है और हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर रहे हैं। अगेन ये भी बुक वैल्यू पर ही एंट्री बनती है। लॉसेस अगर बाई चांस कुछ है तो उन्हें भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये लॉसेस बेसिकली या तो रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम दे रखी होगी या असेट साइड में नॉन करंट एसेट या करंट एसेट में हमारी ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए हैं, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट और एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सब लॉसेस हैं, फिटिशियस एसेट्स हैं, ये सब हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा करने के बाद अब एक ही अकाउंट बचा है और वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस तरीके से सारे अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास अब जो बैलेंस है, एक रियलाइजेशन अकाउंट है हमारे पास, कैश और बैंक अकाउंट है अगर वो टेक ओवर नहीं हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट हमारे पास बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी जो भी परचेजिंग कंपनी हमसे खरीद रही है उसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे हम मोहन को कुछ माल बेच रहे हैं तो हम एंट्री बनाते हैं मोहन डेबिट टू सेल्स। ऐसे ही हम मोहन को फर्नीचर बेच रहे हैं तो हम एंट्री बनाते हैं मोहन डेबिट टू फर्नीचर। मोहन कौन है? जिसको हमने माल बेचा है, असेट बेची है। अब मोहन अगर हमारे बिजनेस को परचेज कर रहा है तो वो परचेजिंग कंपनी या अमलगमेटेड कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने उससे ही पैसा लेना है तो हम उसी को ही डेबिट करेंगे, तो परचेजिंग कंपनी डेबिट हो जाएगी। और परचेजिंग कंपनी से पैसा जो लेना है वो लेना हमने परचेज कंसिडरेशन, जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जिसके बदले में हमने अपना बिजनेस बेच दिया है। तो परचेजिंग कंपनी को हम डेबिट करेंगे। उनको क्या देंगे? हम उनको असेट देंगे और लायबिलिटी देंगे। और असेट का नाम भी अब हमने क्या रखा है? रियलाइजेशन। लायबिलिटी का नाम भी क्या रखा है? रियलाइजेशन। तो हम उनको क्या देंगे? रियलाइजेशन नाम से सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एंट्री बनेगी परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की, या इसे कह सकते हैं असेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी। इस एंट्री में हम अपनी असेट्स
और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आएगी, वही परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट जो हमने पहले सीखी थी, निकालना सीखा था नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड से। अब हम कौन है, हम वेंडर कंपनी है, हमने अपना बिजनेस को बेचा है और बदले में हमें परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। परचेज कंसिडरेशन में हमें कैश मिल सकता है, बैंक बैलेंस मिल सकता है, चेक के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है, हमें डिवेंचर मिल सकते हैं परचेजिंग कंपनी के, हमें प्रेफरेंस शेयर मिल सकते हैं परचेजिंग कंपनी के, हमें इक्विटी शेयर मिल सकते हैं परचेजिंग कंपनी। तो जो जो आ रहा है सबको डेबिट कर देंगे, जो कुछ आ रहा है सबको डेबिट कर देंगे, चाहे हमें बैंक में पैसा आ रहा है, चाहे हमें प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं, चाहे हमें इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, चाहे हमें डिवेंचर मिल रहे हैं, उन सबको हम डेबिट कर देंगे, जो भी परचेज कंसिडरेशन के बदले में मिल रहा है। परचेज कंसिडरेशन क्या बोलते हैं, जो शेयर होल्डर के लिए मिलता है, और बदले ये किससे मिल रहा है, परचेजिंग कंपनी से, तो टू परचेजिंग कंपनी या टू अमलगमेटेड कंपनी या टू ट्रांसफरी कंपनी। हमें तो क्वेश्चन में नाम दिया होगा तो हम नाम लिख लेंगे। तो अब तक हमने क्या किया, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में, और हमने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी परचेजिंग कंपनी को और उनसे पैसा भी ले लिया। अब नंबर आएगा उन एसेट और लायबिलिटी का जो टेक ओवर नहीं हुई, उन्हें मार्केट में बेचा जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास 50 एसेट है और उसमें से 40 एसेट परचेजिंग कंपनी ने ले ली, 10 एसेट परचेजिंग कंपनी ने नहीं खरीदी, तो उसका हम क्या करेंगे, उसे मार्केट में बेचेंगे या इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे, मार्केट में ही बेचा जाएगा जनरली। अब जो शेयर्स हम लिख रहे हैं यहां पर, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी, एग्रीड वैल्यू पर लिखेंगे जो भी हमारा आपस में तय हुआ है। हो सकता है शेयर 10 रुपए वाला हो, 12 रुपए में तय हुआ हो, या 22 में, या 50 रुपए में, जितने में भी पैसा आया है उतने, जितने का भी वैल्यू है उस रेट से लिख देंगे। ये जो कंपनी शेयर इशू करती है, जो कंपनी शेयर इशू करती है वो देखती है फेस वैल्यू पे शेयर कैपिटल लिखना, बाकी प्रीमियम लिखना है। हम तो इन्वेस्टर है, एक तरीके से हमारे पास शेयर आए हैं तो हम इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर तो 10 रुपए वाला शेयर 1 लाख रुपए में भी खरीद सकता है, 10,000 में भी खरीद सकता है। तो हम यहाँ पर जो रेट तय हुआ है उस पर लिखने वाले, ये स्पेशल नोट इस तरीके का। अब हमने उन असेट को बेचना है जो असेट हमारे से परचेजिंग कंपनी ने नहीं खरीदी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्वेश्चन में कहा जाता है हमने कोई ऐसी एसेट बेची है जो बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है। होता है ना, पता चला मशीनरी थी उसकी फुल्ली डेप्रिशिएटेड हो गई, स्क्रैप वैल्यू नील सोचा था, उसकी वैल्यू बुक में थी 0। जब बुक में कोई एसेट है ही नहीं तो उसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं किया होगा, बट अब उसकी कुछ वैल्यू है और मार्केट में बिक रही है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें सेल ऑफ एसेट की एंट्री बनानी है, चाहे वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, कोई टेंशन नहीं लेनी। रिकॉर्डेड है तो भी हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड है तो भी यही एंट्री होगी। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, हम बेचने की एंट्री बना देंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारी एसेट का नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री होती है, वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री हो जाएगी। इसके बाद है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अगर कोई लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है तो उसकी हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक, और या हम कई बार शेयर्स भी दे देते हैं, तो टू शेयर कैपिटल, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी है जो शेयर हमें मिले हैं परचेजिंग कंपनी से, पीसी में परचेज कंसिडरेशन में, वो भी हम दे सकते हैं, नहीं तो कैश या बैंक से पेमेंट हो जाएगी। कोई डिबेंचर है वो भी दे सकते हैं। पेमेंट करना है, और पेमेंट किसको करना है, लाइबिलिटी को, वेदर और नॉट रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्डेड है या नहीं, उसका नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो एंट्री हो जाएगी पिछली एंट्री की रिवर्स, रियलाइजेशन टू बैंक। तो सिंपल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं करी उसकी हमको बिना कहे पेमेंट करनी पड़ेगी।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें उसमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये खर्चा है, खर्चा अल्टीमेटली हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया इसलिए कि वहां से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सके। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लिख देंगे। अब हमने हमेशा पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको दो समय पर दो बार प्रेफरेंस मिलती है। वन टाइम पहली नंबर की जो प्रेफरेंस मिलती है वो होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उन्हें इक्विटी शेयर डिविडेंड से पहले डिविडेंड मिलता है। और दूसरा उन्हें प्रेफरेंस मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ सेटलमेंट। फाइनली जब वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो कैपिटल का अमाउंट उन्हें पहले दिया जाता है। हमने क्या करा, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट कर दी है, तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट का समय आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने कहां ट्रांसफर किया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में फेस वैल्यू ट्रांसफर की थी, तो अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट कर रहे हैं फेस वैल्यू। लेकिन हो सकता है कई बार उन्हें कम या ज्यादा पेमेंट करी जाए, तो जो भी पेमेंट है, चाहे पेमेंट कैश में है, चाहे पेमेंट प्रेफरेंस शेयर हमें मिले हैं, परचेजिंग कंपनी ने हमें प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर दिए, तो वो दे सकते हैं। उन्होंने इक्विटी शेयर दिए हमें, तो वो दे सकते हैं। डिबेंचर दिए हैं, कुछ भी दिया है हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, हम उनको दे देंगे। तो कैश या जो भी माल मिला वो हम दे देंगे। अगर हमने कम या ज्यादा पेमेंट करी है तो डेबिट या क्रेडिट में जो भी डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस आएगा वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेबिट में डिफरेंस आएगा तो भी रियलाइजेशन में, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये वो है जो हमें लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। अब फाइनली नंबर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने का, तो उससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा होगा उसे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, लॉस है तो कम हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन पे है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और एट द एंड हम इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक या प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी या डिबेंचर, जो भी मिला है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, वो सब कुछ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे इस एंट्री के बनाने के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद सारे के सारे अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेट अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस को बांटने के बाद, वो वही होगा जो हमारे पास बैंक बैलेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी या इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी या डिबेंचर इन परचेजिंग कंपनी, जो भी पड़ा हुआ है हमारे पास उसके इक्वली आएगा। हम पेमेंट कर देंगे और सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार इसके बाद में हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, अगर आपको एक बार नहीं आया, बार बार जब बाद में देखेंगे तो इस वीडियो को देखते ही आपको सारा याद आ जाएगा तसल्ली से डिटेल में कि हमारी अकाउंटिंग कैसे होती है इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था वीडियो के कि ये हमेशा ही यही एंट्री होंगी, वेदर इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, हमेशा यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है।